वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2018 में आई मूवी हंटर किलर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक थ्रिलर मूवी है और उसके लीड रोल में है जेरेड बटलर और गैरी ओल्डमैन। मूवी की शुरुआत में हमें रशियन सी टेरिटरी दिखाई जाती है, जहां से होकर रशियन अकूला क्लास सबमरीन कोनेक अपने बेस लौट रही थी। तो यूएस की टेम्पा बेस सबमरीन उसका पीछा करने लगती है। तो सबमरीन का एक्सो यानी कि एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देता है कि कोनेक से दूरी बनाकर उसका पीछा करते रहो। पर तभी कोनेक पे हमला हो जाता है, जिससे यूएसएस टेम्पा बे का क्रू भी अलर्ट हो जाता है। पर वो कुछ कर पाते उससे पहले ही एक टॉर्पीडो ऊपर से फायर होती है, जो यूएसएस टेम्पा बे को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद हमें मिलिट्री कमांड सेंटर पेंटागन दिखाया जाता है, जहां पे एक कैप्टन अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म करता है कि हमारी यूएसएस टेम्पा बे सबमरीन 2 घंटे से लापता है और स्पेशल पार्ट सबमरीन रशियन बॉर्डर में गायब हुई है। तो रियर एडमिरल फिस्क अपने सुपीरियर एडमिरल चार्ल्स को इन्फॉर्म करने चला जाता है। तो चार्ल्स कहता है कि जल्दी से इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करो, क्योंकि सबमरीन का गायब होना कोई आम बात नहीं है। तो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो ग्लास नाम के बंदे को सिलेक्ट किया जाता है। इसके बाद हमें यूएसएस आर्कांसस सबमरीन दिखाई जाती है, जिसका एक्सो एडवर्ड अपने कैप्टन जो से कहता है कि 6th फ्लीट से न्यू ऑर्डर आए हैं, हमें कोला पेनिनसुला जाना होगा। तो जो अपने क्रू को वापस बुलाने के ऑर्डर दे देता है और फिर जल्द ही सबमरीन क्रू अपनी अपनी पोजीशन पे पहुंच जाता है। तो क्रू देखता है कि सबमरीन पे तो कुछ ज्यादा ही टॉर्पीडोज लोड किए जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो कोई वॉर लड़ने जा रहे हैं। तभी क्रू को रेडियो पे कैप्टन की वॉइस सुनाई देती है, जहां कैप्टन जो अपने क्रू को ब्रीफिंग दे रहा होता है कि कोला पेनिनसुला में यूएसएस टेम्पा बे गायब हो चुकी है और हमारा मिशन टेम्पा बे को ढूंढने का है। साथ ही हमें ये भी पता लगाना है कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या था। वहीं पेंटागन में रियर एडमिरल फिस्क बड़ी जोरों शोरों से इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था। तो उससे मिले जेन नाम की लेडी आती है, जो कि एनएसए की सीनियर एनालिस्ट है। तो ये दोनों हाई ऑफिशियल अपनी इन्फो शेयर करने लगते हैं। तो पता चलता है कि कोनेक और टेम्पा बे पे हमला सुबह 9:06 पे हुआ था, यानी वहाँ पे कोई थर्ड सबमरीन भी मौजूद थी। तो ये सुनकर जेन बताती है कि जब से रशियंस ने पोलियामी में अपने नेवल फ्लीट को बिल्डअप करना चालू किया है, तब से हम रशियन प्रेसिडेंट पे नजर रख रहे हैं। तो हमें पता चला है कि रशियन प्रेसिडेंट क्रिमिनल से कोला पेनिनसुला की तरफ जा रहे हैं, जहां वो डिफेंस मिनिस्टर डूरोव से मीटिंग करने वाले हैं। पर हैरानी की बात तो ये है कि रशियन प्रेसिडेंट का कारवां जस्ट ब्लास्ट से कुछ समय पहले ही कोला पेनिनसुला के लिए निकल गया था, मानो उन्हें इस इंसिडेंट का पता हो और ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। हमें पता लगाना होगा कि आखिर चल क्या रहा है। तो रियर एडमिरल जेन का इशारा समझ जाता है कि वो रशिया में सील्स की एक टीम भेजना चाहती है, जिसके लिए फिस्क भी सहमत है। इसके बाद हमें यूएस बेस दिखाया जाता है, जहां लेफ्टिनेंट बिल बीमन को न्यू ऑर्डर्स मिलते हैं कि उसकी टीम को रशिया में इंटर करके उनके बेस पोलियामी को ऑब्जर्व करना है। तो ये जानकर बीमन की टीम काफी एक्साइटेड है। वहीं दूसरी तरफ यूएसएस आर्कांसस पोर्ट से निकल के पानी में डाइव करने लगती है, यानी इस सी मॉन्स्टर का डेंजरस मिशन चालू हो चुका है और अब देखना होगा कि आर्कांसस के क्रू में कितना दम है। इसके बाद हमें रशिया का पोलियामी नेवल बेस दिखाया जाता है, जहां पर रशियन प्रेसिडेंट का कारवां पहुंच चुका है। तो एक ऑफिसर प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करता है कि वॉशिंगटन ने हमें कांटेक्ट किया है, पर हम आपके आने का वेट कर रहे थे। तो प्रेसिडेंट टशन में बोलता है कि उन्हें वेट करने दो। वहीं दूसरी तरफ यूएसएस आर्कांसस कोला पेनिनसुला पहुंच चुकी है, तो जो सी स्कैन करने का ऑर्डर दे देता है, जिसके लिए ऑफिसर सी स्कोप लॉन्च कर देता है। तो ये लोग देखते हैं कि यूएसएस टेम्पा बे तो डूब चुकी है, उस पर किसी ने ऊपर से हमला किया था। तो ये देखकर कैप्टन जो अपने क्रू को बैटल के लिए रेडी कर देता है, साथ ही वो टॉर्पीडोज को भी रेडी करवा देता है। पर तभी उन्हें सोनार पे कुछ आवाज सुनाई देने लगती है। तो क्रू को पता चलता है कि उनके जस्ट ऊपर आइसबर्ग्स में एक रशियन सबमरीन छुपी हुई है, जो यूएसएस आर्कांसस में टॉर्पीडोज फायर कर देती है। तो कैप्टन जो जल्दी से मिसगाइडिंग ट्यूब्स लॉन्च करवा देता है, जिससे रशियन टॉर्पीडोज रास्ते से भटक जाती हैं और फिर यूएसएस आर्कांसस भी रशियन सबमरीन पे टॉर्पीडोज फायर कर देती है। पर कोई फायदा नहीं, क्योंकि आइसबर्ग के होने की वजह से टॉर्पीडो को सही रीडिंग मिल नहीं पा रही होती, तो वो मिस कर जाती हैं। पर कैप्टन जो भी तगड़ा खिलाड़ी है, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को यूज करके टॉर्पीडो को मैन्युअली गाइड करने लगता है, जिससे वो रशियन सबमरीन को हिट करने में कामयाब हो जाता है। और ये देखकर क्रू काफी खुश है। तो कैप्टन उनसे बोलता है कि भूलो मत, रशियन टॉर्पीडोज अभी भी हमारा पीछा कर रही हैं, तो जल्दी से अपनी सबमरीन को टेम्पा बे की तरफ ले जाओ। और ऐसा करके ये लोग टॉर्पीडोज को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि टॉर्पीडोज सीधा टेम्पा बे में जाकर लगती हैं। वहीं अब क्रू राहत की सांस लेने लगता है, क्योंकि वो लोग अभी भी जिंदा हैं। तो ऑपरेटर रिपोर्ट करता है कि कैप्टन बाहर अभी भी एक सबमरीन बाकी है। वहीं रशियन के कमांड सेंटर में एक ऑफिसर मिस्टर प्रेसिडेंट और डिफेंस मिनिस्टर के सामने बोलता है कि अभी अभी अमेरिकन्स ने हमारी सबमरीन वोल्कोव को डुबो दिया है। तो डिफेंस मिनिस्टर कहता है
कि हमें इस हमले का जवाब देना होगा, पर रशियन प्रेसिडेंट तो पहले यूएस प्रेसिडेंट से बात करना चाहते हैं। वहीं पेंटागन में रियर एडमिरल फिस्क को भी इन्फो मिल चुकी है कि कोला पेनिसुला में जंग छिड़ चुकी है, जिसमें 2 रशियन और 1 अमेरिकन सबमरीन डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। तो वो जल्दी से ये इन्फो एडमिरल चार्ल्स के पास ले जाता है कि सर, हमें इन्फो मिली है कि रशियन प्रेसिडेंट पोलियामी में मौजूद हैं और अब हमारी सबमरीन पे हमला हो रहा है। तो चार्ल्स ऑर्डर देता है कि अपनी फ्लीट्स को रेडी करवाओ, शायद एक वॉर छिड़ने वाला है। वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट बीमन की सील टीम रशिया में पहुंच जाती है, जहां से उन्हें प्लेन से जंप करना होगा। पर हेलो जंप के दौरान टीम का न्यू शूटर इंजर्ड हो जाता है। वहीं यूएसएस आर्कांसस ने रशियन सबमरीन कोने को पानी की सतह पर ढूंढ लिया है। तो सर्च के दौरान उन्हें पता चलता है कि कोनेक पे भी हमला हुआ है, पर यूएसएस टेम्पा बे ने किसी पे भी हमला नहीं किया था। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे पता चलता है कि सबमरीन तो अंदर से बाहर की तरफ फटी है, यानी कोनेक के ही किसी क्रू मेंबर ने सबमरीन को सैबोटेज किया है। तो ये जानकर क्रू को समझ में आ जाता है कि शायद इस सबमरीन में अभी भी कोई जिंदा है। तो कैप्टन रेस्क्यू के लिए ऑर्डर दे देता है। तो बोर्ड का एक्सो एडवर्ड जो को रिमाइंड करता है कि सर, हम उन लोगों को रेस्क्यू नहीं कर सकते, पॉसिबली उन्होंने ही टेम्पा बे को डुबोया है। पर कैप्टन जो तो अपने डिसीजन पे अटल है। इसके बाद एक रेस्क्यू बोट लॉन्च कर दी जाती है, जिसे वो लोग कोनेक के ऊपर डॉक करके हैच खोल देते हैं और फिर जल्द ही सबमरीन से रशियन सबमरीन के क्रू को रेस्क्यू कर लिया जाता है, जिनमें सबमरीन का कैप्टन स्टारजी भी शामिल था। तो कैप्टन जो अपने ऑफिसर से कहता है कि रशियन क्रू को उनके कैप्टन से अलग रखा जाए, साथ ही उन्हें वॉर प्रिजनर की तरह ट्रीट किया जाए। वहीं दूसरी तरफ बीमन की टीम पोलियामी नेवल बेस तक पहुंच जाती है, जहां दूर से वो लोग छुप के रशियन नेवल एक्टिविटीज पर नजर रखने लगते हैं। साथ ही वो इन एक्टिविटीज को लाइव पेंटागन भेजने लगते हैं। तो हाई कमांड देखती है कि रशियन तो भारी तादाद में वेपन्स को लोड कर रहे हैं, साथ ही उन्होंने अपने डिस्ट्रॉयर को भी डिप्लॉय कर दिया है, मानो वो लोग वॉर की शुरुआत करने वाले हैं। तो एडमिरल चार्ल्स रशियन प्रेसिडेंट को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर रशियंस ने तो बेस में सिग्नल जैमर लगा रखा है। तो चार्ल्स की कोशिश बेकार हो जाती है। पर एनालिस्ट जेन को वीडियो में रशियन प्रेसिडेंट दिखाई देते हैं, जो कि रशियन नेवल एक्टिविटीज को काफी शॉक्ड होकर देख रहे हैं। असल में डिफेंस मिनिस्टर ने देश और अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ बगावत कर दी है और फिर डिफेंस मिनिस्टर डूरोव प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लेता है। तो जब प्रेसिडेंट को डूरोव के मंसूबों का पता चलता है, तो वो कहते हैं कि मेरी आर्मी और मेरे जनरल तुम्हारे कमांड्स को फॉलो नहीं करेंगे। तो डूरोव कहता है कि भूलिए मत, मैं आपका डिफेंस मिनिस्टर हूँ, जिसे इमरजेंसी में ऑर्डर देने का हक होता है। वैसे भी मैंने आर्मी को इन्फॉर्म कर दिया है कि आपकी तबीयत खराब है और अब सारी कमान मुझे दे दी गई है। वैसे भी जब तक सच बाहर आएगा, तब तक रशिया और अमेरिका जैसे सुपर पावर के बीच में वॉर छिड़ चुका होगा और तब किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद जब प्रेसिडेंट और उसकी सिक्योरिटी को बाहर ले जाया जा रहा होता है, तब लेफ्टिनेंट बीमन ये सब देख लेता है। तो वो पेंटागन को इस इंसिडेंट का लाइव भेजने लगता है। तो पेंटागन में मौजूद हाई ऑफिशियल्स को भी पता चल जाता है कि रशियन डिफेंस मिनिस्टर डूरोव ने अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ बगावत कर दी है। तो एडमिरल चार्ल्स जल्दी से प्रेसिडेंट लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुला लेता है, जहां सभी की बातों से अंदाजा लग जाता है कि अब यूएस भी जंग के लिए रेडी है। तो इन सभी को इंटरप्ट करते हुए जेन कहती है कि हम अपनी फ्लीट्स को डिफेंस लाइन के पार भेज नहीं सकते, क्योंकि रशियन डिफेंस मिनिस्टर यही तो चाहता है कि हम उसकी फ्लीट पे अटैक करें, क्योंकि रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि देश के सिक्योरिटी पे खतरे के दौरान अगर प्रेसिडेंट बीमार हो जाए या वो कमांड देने के काबिल न हो, तो उनकी सारी पावर डिफेंस मिनिस्टर के पास चली जाएगी। हो न हो रशियन डिफेंस मिनिस्टर पावर में आने के लिए वॉर करवाना चाहता है, पर न जाने क्यों एडमिरल चार्ल्स उसे चुप करा देता है। पता नहीं क्यों एडमिरल चार्ल्स डायरेक्टली हमला करने के पक्ष में है। तो रियर एडमिरल फिस्क जेन के सपोर्ट में बोलता है कि पोलियामी बेस में मेरी एक टीम मौजूद है, अगर ऑर्डर मिले तो हम रशियन प्रेसिडेंट को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन जारी कर सकते हैं। और रही बात एक्सट्रैक्शन की, उसके लिए मैंने यूएसएस आर्कांसस को भी स्टैंड बाय पे रखा हुआ है। अगर रशियन प्रेसिडेंट को बचा लिया जाए तो ये जंग रुक सकती है। तो मैडम प्रेसिडेंट ऑर्डर देती हैं कि अपनी सभी फ्लीट्स को रेडी करो, पर बिना मेरे ऑर्डर के कोई भी हमला नहीं करेगा। साथ ही रियर एडमिरल फिस्क आपकी टीम प्रेसिडेंट को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन जारी कर सकती है, इसके लिए आपके पास फुल अथॉरिटी है। वहीं यूएसएस आर्कांसस पे कैप्टन जो अपने ऑफिसर को बताता है कि टॉप प्रायोरिटी ऑर्डर आए हैं, जिनके तहत हमें पोलियामी बेस जाना होगा, जहां से हमें अपने 4 जवानों को पिक करना है, साथ ही रशियन प्रेसिडेंट को भी। तो ये सुनकर क्रू की चटक जाती है, क्योंकि पोलियामी में तो आधी रशियन फ्लीट मौजूद है, वहां जाना तो मौत को दावत देना है। तो कैप्टन क्लियर करता है कि रशियन डिफेंस मिनिस्टर डूरोव ने बगावत कर दी है और अगर हम कुछ भी न करें तब भी हम खतरे में हैं। तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिमाइंड करता है कि सर, पोलियामी तक बिना डिटेक्ट हुए पहुंच पाना बिल्कुल नामुमकिन है। तो जो कहता है कि उसकी फिक्र मत करो, हमारे कब्जे में एक रशियन कैप्टन है जो हमें वहां तक लेकर जाएगा
और फिर कैप्टन जो कैप्टन सार्जी के पास जाकर उसे कुछ पिक्चर दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारी सबमरीन पे हमला अंदर से हुआ था, किसी ने तुम्हें धोखा दिया है। तो ये सुनकर सार्जी कंफ्यूज्ड है। तो जो क्लियर करता है कि तुम्हारे डिफेंस मिनिस्टर डूरोव ने बगावत कर दी है, जो अब रशिया और यूएस के बीच में जंग छिड़वाना चाहता है। और तो और उसने तुम्हारे प्रेसिडेंट को भी कैप्चर कर लिया है। तो इस जंग को रुकवाने का एक ही तरीका है, जो है तुम्हारे प्रेसिडेंट को बचाने का, और ये काम हमारी सील टीम कर लेगी। पर उन्हें बाहर निकालने में प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके लिए मुझे अपनी सबमरीन को ओलियामी के काफी क्लोज ले जाना होगा, जो मैं तुम्हारी हेल्प के बिना नहीं कर सकता। तो अगर तुम इस जंग को रुकवाना चाहते हो तो तुम्हें वहां तक हमें ले जाना होगा। वहीं पोलियामी में रशियंस ने बीमन की टीम का ट्रांसमिशन पकड़ लिया है। तो वो लोग बीमन की टीम को ढूंढने लगते हैं, जहां एक रशियन टेस्ट फायर करने लगता है, जिसमें से एक गोली मार्टी के लग जाती है। पर रिस्पॉन्स में बीमन की टीम कुछ भी नहीं करती। तो रशियंस को लगता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। उनके जाने के बाद ये लोग मार्टी के घाव को ट्रीट करने लगते हैं। तो बीमन टीम को बताता है कि हमें लेने के लिए एक न्यूक्लियर सबमरीन आ रही है, बस हमें रशियन प्रेसिडेंट को रेस्क्यू करना होगा। तो ये जानकर टीम मिशन के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद हमें मुरमेंस फोर्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे हर तरफ सर्च लाइट्स घूम रही थी और यहीं से होके यूएसएस आर्कांसस को जाना था। तो कैप्टन जो अपने क्रू को अलर्ट करके बोलता है कि हम एनिमी टेरिटरी में पहुंच चुके हैं, तो सभी को चौकन्ना रहना होगा। तभी कॉनेक्ट सबमरीन का कैप्टन सार्जी यहाँ पे आ जाता है, जो की हेल्प करने के लिए तैयार है। पर उसे यहाँ देख के जो का क्रू भड़क जाता है। साथ ही सबमरीन का एक्सो एडवर्ड जो पे भड़कते हुए बोलता है कि सर, सार्जी हमारा दुश्मन है, उसे यहाँ कमांड रूम में लाके आपने एक क्राइम किया है, जिसके लिए आपका कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। तो जो सिर्फ इतना ही कहता है कि यहाँ से आगे का रास्ता खतरे से भरा हुआ है, तो अगर तुम वापस लौट के मेरे खिलाफ गवाही देना चाहते हो तो उसके लिए भी तुम्हें जिंदा रहना होगा, जो सिर्फ सार्जी की मदद से ही पॉसिबल है। इसके बाद सार्जी इन्हें रास्ता दिखाने लगता है। असल में यहाँ मुरमेंस फोर्ट की सी टेरिटरी में रशियंस ने सी माइन बिछाई हुई है, यानी अगर कोई यहाँ से जाने की कोशिश करेगा तो माइन से ब्लास्ट में मारा जाएगा। मगर सार्जी इन वाटर से सेफली निकलने का रास्ता जानता है और फिर इनकी सबमरीन माइन से बचकर अंदर जाने लगती है और फिर जल्द ही इनकी सबमरीन ओपन सी में पहुंच जाती है। इसके बाद हमें बीमन की टीम दिखाई जाती है, जो छुपते छुपाते आगे बढ़ रही है। तो उन्हें रास्ते में एक आदमी मिलता है, जो प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड हुआ करता था, पर उसे डूरो के आदमियों ने गोली मार के यहाँ फेंक दिया है। तो बीमन गार्ड को बता देता है कि हम तुम्हारे प्रेसिडेंट को रेस्क्यू करने आए हैं। तो ये सुनकर गार्ड भी इनकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है और फिर ये टीम प्रेसिडेंट के रूम तक पहुंच जाती है, जहां उन्हें कैद किया गया था। तो टीम रूम के डोर को उड़ा के प्रेसिडेंट को अपने साथ ले लेती है, पर धमाके की आवाज रशियंस ने सुन ली थी। तो वो लोग भारी तादाद में इस तरफ आने लगते हैं, जिनका टीम पहले से इंतजार कर रही थी। और फिर यहाँ पे तगड़ी फायर चालू हो जाती है। तो बॉडीगार्ड टीम से बोलता है कि तुम लोग प्रेसिडेंट को लेके यहाँ से जाओ, मैं आर्मी का ध्यान बटाता हूँ। और फिर टीम रोप्स के थ्रू नीचे जाने लगती है, पर रशियंस इन पे ऊपर से फायरिंग करने लगते हैं, जिससे बीमन का साथी मारा जाता है। तो बाकी टीम प्रेसिडेंट को लेके आगे बढ़ने लगती है, जिनका पीछा अभी भी किया जा रहा था। मगर फायरिंग के दौरान प्रेसिडेंट को गोली लग जाती है और अब ऐसा लगता है कि जैसे टीम मारी जाएगी। मगर तभी कोई स्नाइपर मशीन गन वाले को उड़ा देता है। ये काम टीम के फोर्थ मेंबर मार्टी का था, जो जंगल में छुपकर टीम को कवर कर रहा था। और फिर मार्टी की वजह से टीम को भागने का मौका मिल जाता है और जल्द ही टीम इवैक्यूएशन जोन तक पहुंच जाती है, जहां उन्हें रेस्क्यू सबमरीन भी दिख जाती है। मगर आर्मी इनका पीछा कर रही थी, तो जॉन नाम का टीम मेंबर आर्मी को रोकने के लिए पीछे रुक जाता है, जिससे बीमन प्रेसिडेंट को लेके यहाँ से निकल जाता है। मगर फिर बेचारा जॉन मारा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जल्द ही बीमन प्रेसिडेंट को लेके सबमरीन तक पहुंच जाता है, जहां वो सोल्जर से कहता है कि तुम लोग प्रेसिडेंट को लेके निकल जाओ, मुझे अपनी टीम के लास्ट मेंबर को बचाना है। इसके बाद डूरोव को रिपोर्ट मिलती है कि अमेरिकन ने प्रेसिडेंट को बचा लिया है, जो सबमरीन पे वापस जाने वाले हैं। तो डूरोव जल्दी से मुरमेंस फोर्ट को सील करवा देता है। वहीं यूएसएस आर्कांसस पे सोनार ऑपरेटर को कुछ हैवी नॉइज सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर जो समझ जाता है कि उनकी तरफ डिस्ट्रॉयर क्लास एक वॉरशिप आ रही है, जो सबमरीन के डायरेक्शन में मिसाइल फायर करने लगती है। वहीं रेस्क्यू वाली सबमरीन प्रेसिडेंट को लेकर आर्कांसस तक पहुंच जाती है। तो वो लोग जल्दी से प्रेसिडेंट को अंदर लेकर दूसरी सबमरीन को डिटैच कर देते हैं, जिसका वॉरशिप से चलाई गई मिसाइल्स हैप्पी बर्थडे कर देती हैं। मगर इस ब्लास्ट से आर्कांसस काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है, साथ ही उसका क्रू भी। वहीं पेंटागन में भी ऑफिशियल्स को भी पता चल गया था कि यूएसएस आर्कांसस पे हमला हुआ है और शायद वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो एडमिरल चार्ल्स फिस्क से कहता है कि तुम रशियन प्रेसिडेंट को रेस्क्यू करना चाहते थे, पर अब वो एक अमेरिकन सबमरीन पे मारा गया है और इस बात का डूरोव भरपूर फायदा उठाएगा, ये कहकर कि अमेरिकन ने उनके प्रेसिडेंट को किडनैप करके मार दिया है। यानी अब ये वॉर सिर्फ रशिया और यूएस के बीच का नहीं रहा, क्योंकि इस बार हमने हद पार कर दी है। इसके बाद यूएस के नॉर्थ अटलांटिक फ्लीट जंग के लिए आगे बढ़ने लगती है, जिसका सामना करने के लिए
रशियन नॉर्दर्न फ्लीट भी आ जाती है और अब तो ऐसा लगता है कि जंग तो होके रहेगी। वहीं इंजरीज की वजह से आर्कांसस में पानी भरने लगा है, जिसके लिए क्रू रिपेयर्स में लग जाता है। तो एक ऑफिसर कैप्टन को रिपोर्ट करता है कि कैप्टन, टॉर्पीडोज लॉन्च करने वाली ट्यूब्स डैमेज हो चुकी हैं, यानी हम फायर नहीं कर सकते। तो ये सुनकर कैप्टन समझ जाता है कि अब वो लोग मरने वाले हैं। तो कैप्टन सार्जी से कहता है कि तुम उस डिस्ट्रॉयर के बारे में क्या जानते हो। तो सार्जी कहता है कि उस वॉरशिप में मौजूद हर एक जवान को मैंने ही ट्रेन किया है, इंक्लूडिंग डिस्ट्रॉयर के कैप्टन को भी। तो जो सार्जी से कहता है कि डिस्ट्रॉयर पे कांटेक्ट करने की कोशिश करो, शायद तुम्हारे स्टूडेंट्स हमें जिंदा जाने दें। तो सार्जी रेडियो पे अपने स्टूडेंट्स के नाम लेने लगता है जो कि इस वक्त डिस्ट्रॉयर पे मौजूद थे। तो ये आवाज सुनकर सार्जी के स्टूडेंट पहचान लेते हैं। तो सार्जी कहता है कि मैं यूएसएस आर्कांसस सबमरीन में मौजूद हूँ, वो भी अपनी फ्री विल से, तो फायर मत करना। और फिर जल्द ही यूएसएस आर्कांसस पानी की सतह पे आ जाती है क्योंकि वो बैडली डैमेज्ड है, तो वो पानी की वजह से चल नहीं सकती। तो सबमरीन को देखकर डिस्ट्रॉयर का कमांडर ऑर्डर दे देता है कि सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर दो, मगर ये कमांड सुन के भी सार्जी के स्टूडेंट्स फायर नहीं करते। तो गुस्से में कमांडर क्रू पे गन तान देता है, पर तभी रेडियो पे रशियन प्रेसिडेंट की आवाज आती है कि मैं भी यूएस सबमरीन आर्कांसस में मौजूद हूँ और अगर किसी ने भी फायर किया तो उसे गद्दार करार कर दिया जाएगा। तो ये सभी बातें डिस्ट्रॉयर का कमांडर मिनिस्टर डूरो को रिपोर्ट कर देता है। तो डूरो बेस से ही सरफेस मिसाइल फायर करने के लिए रेडी करवा देता है। और गाइस, वैसे ये सब सीन पेंटागन में मौजूद ऑफिशियल्स भी देख रहे थे। तो चार्ल्स आर्कांसस पे कांटेक्ट करके कहता है कि अगर रशियंस फायर करते हैं तो तुम्हें भी फायर करने की फुल अथॉरिटी है। इसके बाद डूरो सरफेस मिसाइल लॉन्च करवा देता है, मगर यहाँ पे एक मिरेकल होता है। जब मिसाइल्स आर्कांसस को डिस्ट्रॉय करने वाली थी, तब रशियन डिस्ट्रॉयर से अंधाधुंध फायरिंग होने लगती है जो सभी मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ये तो गजब का सीन था। सार्जी के स्टूडेंट्स उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, उन्होंने ही बिना ऑर्डर के फायर करके यूएसएस आर्कांसस को प्रोटेक्ट किया है। मगर सार्जी के स्टूडेंट्स का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो लोग डिस्ट्रॉयर से बड़ी बड़ी मिसाइल्स लॉन्च कर देते हैं, जिनसे वो पोलियामी बेस की धज्जियां उड़ा देते हैं। तो गाइज, इसीलिए कहते हैं कि किसी अच्छे टीचर से पंगा नहीं लेना चाहिए। इसके बाद आर्कांसस का क्रू खुशियां मनाने लगता है क्योंकि वो इतनी टफ सिचुएशन से भी बच निकले हैं। इसके बाद पेंटागन को इन्फो मिलती है कि रशियन फ्लीट पीछे हट रही है। तो जेन क्लियर करती है कि यूएसएस आर्कांसस से रशियन प्रेसिडेंट अपनी आर्मी को ऑर्डर दे रहे हैं, उन्हीं के ऑर्डर पे फ्लीट पीछे हट रही है। तो ये सुनकर सभी लोग खुशी से तालियां बजाने लगते हैं क्योंकि जंग टल चुकी है। वहीं यूएसएस आर्कांसस से सार्जी और प्रेसिडेंट को रशियन लाइफ बोट एस्कॉर्ट करके ले जाती है। वैसे बीमन ने भी मार्टी को बचा लिया है, जो उसे लेकर सबमरीन तक पहुंच जाता है और फिर हंटर किलर आर्कांसस अपने बेस लौटने लगती है, जिसे रशियन नेवी इज्जत से एस्कॉर्ट करने लगती है। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।